दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यायोजित विधायन की संवैधानिकता। क्या प्रत्यायोजित विधायन को यानी जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसको हमारा संविधान मान्यता देता है? इसी बात की जांच आज हम इस वीडियो में करेंगे। अब आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि आप एक बात जानते हैं कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, विधायिका को विधि बनाना है, कार्यपालिका को उसको लागू करना है और न्यायपालिका को जो कानून द्वारा बनाए गए, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को नहीं मानता उसको दंड देने की है। यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अपने अपने काम हैं और ये कार्य और ये जिम्मेदारी उनको हमारे संविधान ने दी है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो कार्य संविधान ने विधायिका को दिया है, क्या विधायिका वही कार्य कार्यपालिका को दे सकता है? क्यों? क्योंकि आपने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है कि विधायिका जब कुछ मजबूरियों की वजह से अपने विधान की शक्ति, अपने कानून बनाने की शक्ति कार्यपालिका को दे देता है तो उसी को डेलीगेशन कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एक कानून का सूत्र है। क्या कानून का सूत्र है? डेलीगेटेड प्रोटेस्ट डेलीगेयर, डेलीगेटस प्रोटेस्ट डेलीगेयर। अर्थात क्या है इसका मतलब कि प्रत्यायोजन का पुनः प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। जो चीज़ संविधान ने विधायिका को प्रत्यायोजित की है, कानून बनाने की शक्ति, क्या विधायिका उसी को कार्यपालिका को दे सकती है? और अगर ऐसा करती है तो यह कानून के बहुत महत्वपूर्ण सूत्र का विचलन करती है। इसी पर यह बात उत्पन्न होती है कि क्या भारतीय संविधान प्रत्यायोजित विधान की परमिशन देती है? क्या वह संवैधानिक है? तो दोस्तों, इसी की जांच आज वीडियो में हम करने जा रहे हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसको आप नोट्स को आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ऐसी मान्यता है कि विधि बनाने की शक्ति विधायिका को संविधान ने प्रदान किया है। कानून का यह एक प्रसिद्ध सूत्र है, डेलीगेटेड प्रोटेस्ट डेलीगेट, अर्थात प्रत्यायोजन का पुनः प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी फॉर द डेलीगेटेड। आगे क्या है? अतः क्या जिस शक्ति को संविधान ने विधायिका को प्रत्यायोजित किया है उसी शक्ति को विधायिका कार्यपालिका को सौंप सकती है? यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि क्या प्रत्यायोजित विधायन संवैधानिक है? अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा कि क्या प्रत्यायोजित विधायन संवैधानिक है। आइए देखते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय संविधान ने शक्ति पृथक्करण को कठोरता से लागू नहीं किया है और न ही प्रत्यायोजित विधायन को निषिद्ध किया है। भाई, एक शक्ति पृथक्करण होता है, कहने का मतलब विधायिका अपना कार्य करेगी, कार्यपालिका अपना कार्य करेगी, न्यायपालिका अपना कार्य करेगी, कोई किसी में बाधा नहीं पहुंचाएगा, जरूरत पड़ेगा सहयोग करेंगे। लेकिन शक्ति पृथक्करण तो किया गया है, लेकिन शक्ति पृथक्करण को हमारे संविधान में कठोरता से लागू नहीं किया गया। अगर कठोरता से लागू किया गया होता तो विधि बनाने का काम राष्ट्रपति नहीं करता। अगर कठोरता से लागू किया गया होता तो कार्यपालिका का काम उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। तो शक्ति पृथक्करण को हमारे संविधान में वो जो है कठोरता से लागू नहीं किया गया और नहीं पूरे संविधान में कहीं प्रत्यायोजन का पुनः प्रत्यायोजन नहीं हो सकता, यानी प्रत्यायोजित विधायन को कहीं भी जो है वो कठोरता से निषिद्ध नहीं किया गया है। और इसकी झलक भी मिलती है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 13(3)j में विधि शब्द के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम ये सब आते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे संविधान में कहीं भी किसी प्रकार की रुकावट प्रत्यायोजित विधायन पे नहीं किया गया है। इसलिए प्रत्यायोजित विधायन संवैधानिक व्यवस्था है। प्रत्यायोजित विधायन पूरी तरह संवैधानिक है, संविधान इसकी अनुमति देता है। यही बात री देहली लॉज एक्ट का एक महत्वपूर्ण केस है। री देहली लॉज एक्ट 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रत्यायोजित विधायन, ये जांच मत करिएगा प्रत्यायोजित विधायन संवैधानिक है कि नहीं है, ये देखिए कि वर्तमान समय की अनुपेक्षणीय आवश्यकता है। संविधान इसकी तो परमिशन देता ही है, यह वर्तमान समय की अनुपेक्षणीय आवश्यकता है। बहुत जरूरी एक जो है एक कानूनी पहलू है, यह बहुत अनिवार्य है। दूसरी बात, एक केस और आया था, इस केस का नाम है बसन लाल मगन भाई का मामला। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्यायोजित विधायन में किसी प्रकार का अनौचित्य नहीं है, यानी यह किसी तरीके से जो है असंवैधानिक है ऐसा नहीं कहा जा सकता, यह पूरी तरह संवैधानिक है। कहने का मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था।
अब इसी के साथ आप देखेंगे प्रत्यायोजित विधान की अनुज्ञा सीमाएं क्या हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे कि प्रत्यायोजित विधान की अनुज्ञा सीमाएं क्या हैं, क्या जो विधायिका है डेलीगेटेड शक्ति के तहत, डेलीगेटेड पावर के तहत क्या वो अपने संपूर्ण शक्ति को का प्रत्यायोजन कर सकती है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।